Welcome to our YouTube channel Sapath Coaching में. Today we are going to discuss solving PYQ questions of पॉलिटी. ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है. तो देखते हैं पॉलिटी के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस. पहला कह रहा है कि उदारवाद किसका हित चाहता है. तो ऑप्शन दिया है अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या सबका. तो देखिए जो उदारवाद है यह केवल धनवानों का ही हित चाहता है, यानी कि इसीलिए उदारवाद को लोग बढ़ावा नहीं देते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड. अगला प्रश्न है 12वां नंबर कह रहा है कि जो फांसीवाद है विश्वास करता है कि राज्य दल का श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं. तो देखिए जो फांसीवादी विश्वास करता है कि जो राज्य है दल का श्रेष्ठ है, जो राज्य है वही क्या है, दल का श्रेष्ठ है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगला प्रश्न है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है. भाषण की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र या वर्गतंत्र. तो देखिए जो भाषण की स्वतंत्रता है, यदि हमारे पास लोकतंत्र नहीं होता तो आर्टिकल 19 के तहत हम अपने अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता नहीं पाते और ना ही सभा बनाते हैं, ना ही व्यापार करते हैं. तो ये आर्टिकल 19 में क्या है, वर्णित है. तो देखिए जो भाषण की स्वतंत्रता है यह लोकतंत्र की एक खूबसूरत झलक है. तो लोकतंत्र में ही क्या होता है, भाषण की स्वतंत्रता है, यानी कि हम कुछ भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं. अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था. तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखते हैं. लेनिन था, बेंथम था, जवाहरलाल नेहरू या फिर J.S. मिल. तो देखिए जो कल्याणकारी राज्य का जो क्या है, कल्याणकारी राज्य का समर्थक चाहता था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू. और इन्होंने क्या किया था, 13 दिसंबर को क्या किया था, उद्देशिका को क्या किया था, प्रस्ताव किया था, यानी कि पेश किए थे. और बाद में यह संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत भी किया गया. चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए. तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार. देखिए कम से कम क्या है, अधिक से अधिक तो बात नहीं कर रहा है. तो कम से कम यानी कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 2 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार. और कौन कौन होता है, तो एक होता है बजट सत्र, ठीक है, बजट, और एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र. ठीक है, शीतकालीन सत्र. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और कम से कम कितनी बार का है, तो 2 बार, और अधिक से अधिक कितनी बार भी बैठक बुलाई जा सकती है. चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है. तो ऑप्शन दिया है एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय. तो देखिए जो कह रहा है कि कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, तो होना तो चाहिए कितने भी दल रहें तो सबसे अच्छा होगा. लेकिन अगर 2 दल भी कम से कम रहें तो वो सबसे क्या होगा, अच्छा होगा. लेकिन अगर एक ही दल होगा तो जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है वह अपनी मनमानी करेगा. तो इसलिए लोकतंत्र में कम से कम 2 दल होना चाहिए. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4. चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर कह रहा है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है. नागरिकता, पंचायत राज, राज्य या नगर निगम. तो देखिए जो नागरिक शास्त्र है यह इसका अध्ययन का सबसे मुख्य विषय है राज्य. क्या है, राज्य. यानी कि नागरिक शास्त्र में हम राज्य के बारे में अधिक से अधिक पढ़ें. और जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नागरिकता, पंचायती और नगर निगम के बारे में पढ़ सकते हैं. तो सबसे इसका अध्ययन करने का जो मुख्य विषय है वह क्या है, राज्य है, यानी कि स्टेट है.
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 18 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बताने का सुझाव किसने दिया था? तो ऑप्शन दिया है के संस्थानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति या संविधान प्रारूप समिति। तो देखिए, द्विस्तरीय सुझाने का जो श्रेय जाता है वो अशोक राय मेहता समिति को जाता है। और भी समितियां बनी थी जो 3 स्तरीय कहीं, 4 स्तरीय कहीं, लेकिन सबसे जो सटीक रहा वो पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने का, तो किसका श्रेय जाता है? तो अशोक राय मेहता समिति का। यानी कि जो अशोक राय थे, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है उसको 2 स्तर में बनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो जो देखिए अशोक राय मेहता समिति था, जो अशोक राय मेहता समिति था, यह 1977 में गठित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किनके हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, केटी शाह या दामोदर स्वरूप सेठ। तो देखिए, जो सीमाओं के भीतर देखते हैं कि जो न्यायपालिका है वह आर्टिकल 50 के तहत क्या है? पृथक्करण किया गया है। क्या है? पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। यानी कि कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम डायरेक्ट 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिए, और ना ही एक दूसरे से कि क्या है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगे। तो इसके जो समर्थन में थे, यानी कि किनका विचार है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या है? ये विचार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन दिया है मंत्रिमंडल मिशन, बेवेल योजना, राजगोपालाचारी योजना या शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन। तो देखिए, जो संविधान का निर्माण करने की बात है तो ये बहुत पहले से ही मांग हो रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक 1946 में कैबिनेट मिशन को क्या किया? भारत में भेजा, ताकि क्या कर सकें? ताकि संविधान निर्माण कर सकें। और यहीं से क्या माना जाता है? संविधान का निर्माण। तो देखिए, संविधान सभा निर्माण के लिए जो आई थी उसका नाम है कैबिनेट मिशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल मिशन। तो इसका जो दूसरा नाम है वही क्या है? मंत्रिमंडल मिशन।